तो हम लोग बात करने वाले थे आपका अनुच्छेद 227 पर, और 226 और 227 के बीच फर्क करने वाले थे। तो 226 आपका रिट जारी करने की शक्ति है और 227 अधीक्षण संबंधी अधिकारिता है, और अधीक्षण हमेशा प्रक्रिया का होता है, जबकि रिट तीनों दशाओं में जारी होगी। अगर किसी अथॉरिटी, सरकार या व्यक्ति, इनका काम कैसा है, अतार्किक है, इरेशनल है, अवैध है, यानी किया ही नहीं जा सकता, इस प्रकार का काम है, तो भी रिट जारी होगी। और किसको किसको जारी होगी? व्यक्ति को, प्राधिकारी को, सरकार को, तीनों को। जबकि अधीक्षण संबंधी अधिकारिता किसके विरुद्ध प्राप्त है? उच्च न्यायालय को, न्यायालयों के और न्यायाधिकरणों के। यानी ये पहला फर्क 226 और 227 में आ जाता है। दोनों सुपरवाइजरी जुडिक्शन है, दोनों क्षेत्राधिकारों में। जो उच्च न्यायालय है वो सुपरविजन ही करेगा, लेकिन वहां सुपरविजन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। वहां सुपरविजन किसका किसका होगा? व्यक्ति का, सरकार का और प्राधिकारी का। और सरकार, इसका सुपरविजन होने के कारण ही ये अनुच्छेद 136 से भी अधिक विस्तृत शक्ति हो जाती है। जो अनुच्छेद 226 है, ये अनुच्छेद 136 इससे भी ज्यादा विस्तृत शक्ति हो जाती है, और इवन अनुच्छेद 32 से ज्यादा विस्तृत तो है ही। अनुच्छेद 32 में जो अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, काय के लिए? भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। वही अधिकारिता उच्च न्यायालय को प्राप्त है 226 के अंतर्गत किसी अन्य प्रयोजन के लिए और भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। तो इसका मतलब अनुच्छेद 32 और 226, इसमें 226 की अधिकारिता अधिक विस्तृत हो गई क्योंकि वहां दो विषयों के लिए अधिकारिता ये उच्च न्यायालय को प्राप्त हो गई। एक विषय भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, और वो उच्चतम न्यायालय को भी है। लेकिन अन्य प्रयोजन के लिए जो अधिकारिता अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को देता है, उस अन्य प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं है 32 के अंतर्गत। इसलिए वो अधिकारिता सीमित हुई और ये विस्तृत हुई। कारण हमने आपसे बार बार कहा कि ये नहीं है कि उच्चतम न्यायालय उसे कुछ कम अधिकार संपन्न उच्च न्यायालय की अपेक्षा बनाना था, बल्कि यह है कि उसके पास महत्वपूर्ण विषय ही जाए, वो ओवरबर्डन ना हो, इसके लिए ऐसी बात रखी गई। दूसरी ओर देखें तो जो अनुच्छेद 136 का जुरिडिक्शन है, तो पहला फर्क अनुच्छेद 136 और 226 के भीतर यह आएगा कि अनुच्छेद 136 अपीलेट जुरिडिक्शन है और 226 ये सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है। ठीक है, यद्यपि अपील में भी सुपरविजन निहित है, लेकिन फिर भी अपील सिर्फ सुपरविजन नहीं है। अपील में यह भी देखा जाएगा कि वॉट एवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द लोअर अथॉरिटी, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ और नॉट। और वहां तथ्य संबंधी प्रश्नों का और विधि संबंधी प्रश्नों दोनों का निर्धारण होगा। यद्यपि ये ठीक है कि रिट जुरिडिक्शन में भी तथ्य संबंधी और विधि संबंधी प्रश्न दोनों का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन फिर भी तथ्य संबंधी प्रश्नों का निर्धारण उच्च न्यायालय सामान्यतः नहीं करता है। 226 में नहीं कर सकता है, यह बात नहीं है। प्रश्न क्षेत्राधिकार का नहीं है, प्रश्न विवेक का है। उच्च न्यायालय कर नहीं सकता यह नहीं है, लेकिन करता नहीं है, क्योंकि वैसा करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो तथ्य के प्रश्न हैं, उन्हें साक्ष्य की सहायता से ही
निर्णित किया जा सकता है और साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष ही आ सकता है। इसलिए कर नहीं सकता, नहीं करेगा नहीं। जैसे ईश्वर की शक्ति असीमित है, वो ये भी कर सकता है कि 2+2 4 न हो, ये भी कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा कि 2+2 4 न हो, क्योंकि ऐसा करते ही सृष्टि के नियम में अंतर विरोध ये पैदा हो जाएगा, और जो सृष्टा है वो अपनी ही सृष्टि के नियमों में कोई अंतर्विरोध कभी पैदा कर ही नहीं सकता। जो रक्षक है वो भक्षक नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए प्राकृतिक विधि के नियम अपरिवर्तनीय माने गए। प्राकृतिक विधि यानी प्रकृति के नियम, और प्रकृति के नियम किसने बनाए? ईश्वर ने। इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति असीमित है, लेकिन फिर भी वो स्वयं प्रकृति के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता। और आप विभिन्न जो उदाहरण आते हैं उनमें ये देखेंगे, ये नियम स्वयं ईश्वर ने निर्धारित किया है कि एक सच्चरित्र व्यक्ति जो कहेगा सो हो जाएगा। ये नियम स्वयं ईश्वर ने निर्धारित किया है। इसलिए जिन्हें हमने ईश्वर माना है, वे जब इस धरती पर अवतरित हुए तो अगर सच्चरित्र व्यक्तियों ने शाप के तौर पर उनके लिए कुछ कह दिया, तो अगर वो ईश्वर थे तो ये भी कर सकते थे कि वो शाप फलित न होता, ठीक है, ये भी कर सकते थे। और सारे वरदान और सारे शाप ईश्वर की शक्ति से ही फलित होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कभी। और अगर किसी सत्यवादी मनुष्य ने, किसी सच्चरित्र मनुष्य ने स्वयं उनके संबंध में कुछ कह दिया, तो वो भी उन्हीं की शक्ति से सत्य सिद्ध हुआ, और उन्होंने कभी उसे पलटने की कोशिश नहीं की। क्यों? ऐसा करते ही स्वयं उनका बनाया नियम यही पलट जाएगा, और कोई भी रक्षक भक्षक नहीं हो सकता। प्रश्न क्षेत्राधिकार का नहीं है, भगवान ऐसा कर नहीं सकते ये नहीं है प्रश्न। प्रश्न विवेक का है कि भगवान ऐसा अगर करेंगे तो फिर अंतर्विरोध पैदा होगा, और यह अंतर्विरोध कभी कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि फिर इसके उदाहरण दिए जाएंगे कि आपने उस समय अपने विवेक का प्रयोग करके सृष्टि के नियम को परिवर्तित किया था, तो अब हमारे केस में भी सृष्टि के नियम को परिवर्तित करिए, और वो करिए जो नियम विरुद्ध है। इसलिए ईश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। तो जब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करेंगे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, तो तथ्य संबंधी प्रश्न वो निर्णित नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। कर सकते हैं, उनकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 226 की आप भाषा देखेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो करते नहीं है। प्रश्न क्षेत्राधिकार का नहीं है, प्रश्न विवेक का है। और आप हमेशा जो विचार करते हैं वो शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और ये विचार की जो प्रक्रिया है यही गलत है। आपको हमेशा जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करना चाहिए। आप जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करेंगे तो सही निष्कर्षों पर होंगे। और उच्च न्यायालय जब जरूरत समझता है तो तथ्य के विषयों पर भी निर्णय देता है, और रिट जुडिक्शन में ही दे देता है। लेकिन सामान्यतः रिट जुडिक्शन का जो नेचर है वो कैसा है? सुपरवाइजरी। और 136 और 226 इसके बीच जो अंतर आ रहा है वो यही आ रहा कि 136 अपीलेट जुडिक्शन है और ये सिर्फ सुपरवाइजरी जुडिक्शन है। वहां जनरली तथ्य और विधि के प्रश्न दोनों निर्णित होंगे, यहां एक्सेप्शनली तथ्य के प्रश्न निर्णित होंगे। अदरवाइज कार्यवाहियों की नियमितता, कार्यवाहियों की अवैधता और कार्यवाहियों की तार्किकता, इलीगलिटी, इरेशनलिटी और इरेगुलरिटी, इसे चेक करने के लिए 226 का जुडिक्शन इन्वोक किया जाएगा। तो 32 226 के बीच फर्क
और 226 और 136 के बीच फर्क, वो अपीलेट जुडिक्शन है और ये सुपरवाइजरी जुडिक्शन है। दूसरा फर्क देखें, 136 में सीधे सीधे उन्होंने कहा था कि कोई न्यायिक प्राधिकारी, जुडिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए या कोई ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए, उसी के जजमेंट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। और यह भी कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस, इनके लिए जिन ट्रिब्यूनलों की स्थापना हुई है, उनके निर्णयों से कोई अपील अनुच्छेद 136 के भीतर उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं आएगी, 136 में नहीं आएगी। अगर उस ट्रिब्यूनल का गठन करने वाले कानून में ही यह लिखा होगा कि इस कानून में जिस अथॉरिटी को निर्णित करने के लिए अधिकृत किया गया है, इसके निर्णय से अपील उच्चतम न्यायालय में होगी तो होगी, लेकिन वो उस स्टैट्यूट द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के आधार पर होगी, अनुच्छेद 136 के आधार पर नहीं होगी। ठीक है ना। अनुच्छेद 32 इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के आधार पर उनके समक्ष किसी आर्म फोर्सेस के ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दे दी जाए, दी जा सकेगी, 136 में नहीं दी जा सकती। और 136 क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल इसकी बात कर रहा था, व्यक्ति और सरकार इसकी बात नहीं कर रहा था। सरकार यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बात नहीं कर रहा था, यानी प्राधिकारी केवल न्यायिक, चाहे वो न्यायालय हो और चाहे क्वासी जुडिशियल हो, उनकी ही बात कर रहा था। और जबकि 226 क्या कहता, व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार। ठीक है ना। इस जुडिक्शन का प्रयोग आप कहां करेंगे, व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार। यह भी फर्क आ गया 136 से और 226 में। वहां जो जुडिक्शन है किसके खिलाफ है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। यहां जो जुडिक्शन आया है वो आ गया व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार, यानी व्यक्ति और सरकार ये दो एडिशनली आ गए। तो क्या सरकार के कार्यों के ऊपर 226 के अंतर्गत कोई अपीलेट अधिकारिता का प्रयोग उच्च न्यायालय करेगा, अर्थात अपीलेट अधिकारिता का मीनिंग देयर बाय क्या सरकार के कामों को इस दृष्टिकोण से कि सरकार के काम किए जाने चाहिए थे या नहीं, इस दृष्टिकोण से परीक्षित कर सकेगा, नहीं, कतई नहीं। यह जुडिक्शन सिर्फ सुपरवाइजरी है और सिर्फ सुपरविजन का जो मतलब होता है वो हमेशा प्रक्रिया से होता है। आम जनता की बेवकूफियों में मत पड़िए, आम जनता मूर्ख होती है। उच्च न्यायालय सिर्फ इतना देख सकता है कि सरकार को कानून के अंतर्गत जिस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए उस प्रकार से उसने लिया या नहीं, और अगर उस प्रकार से नहीं लिया तो करेक्टिव जुडिक्शन 226 का प्रयोग करेंगे और ये कह देंगे नहीं आपका काम गलत है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। इसके अलावा वो ये नहीं बताएंगे कि आप काम को ठीक ढंग से करने के लिए क्या करो, नो, बस यहीं पर रुक जाएंगे। सिर्फ इतना बताएंगे आपका काम गलत, आपने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। ठीक है। उसकी प्रक्रिया को देखेंगे, इलीगलिटी, इरेशनलिटी मतलब होता है अयुक्त संगतता। ठीक है। इस काम को करने की इस समय जरूरत थी या नहीं, ये देखेंगे। और ये भी एक्सेप्शनली देखते हैं, नॉर्मली इलीगलिटी और इरेगुलरिटी, अनियमितता और अवैधता, यही देखेंगे। कभी इतना अतार्किक काम हो कि आग लगी नहीं और फिर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजे जा रहे हैं तो बात अलग है, तो अतार्किकता भी देख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इलीगलिटी और इरेशनलिटी यही देखते हैं। लेकिन सरकार के कामों की युक्ति संगतता या सरकार के कामों की जरूरत यानी एक्सपीडियंसी, जिसे एक्सपीडियंसी अंग्रेजी में कहते हैं, उसको उच्च न्यायालय चेक नहीं कर सकता। हम में जो ताकत निहित है लोक कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हम,
तो उच्च न्यायालय ये नहीं कहेगा कि करिए, नो, ठीक है ना, हम नहीं कर रहे हैं। हां, लोक कर्तव्य है मेरा ये करना, जहां पर हमें कर्तव्यबद्ध किया गया कि हम ये करेंगे ही, वहां मंडमस जारी हो जाएगी। लेकिन जहां हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम चाहे तो करें चाहे तो न करें, तो उच्च न्यायालय हमसे यह नहीं कह सकता कि जरूर करिए, ठीक है ना, यह नहीं कहेगा। तो उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत सिर्फ इतना ही चेक करेगा कि जो कुछ जैसे किया जाना चाहिए था वैसे किया गया या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर काम नहीं करेगा कि वो काम के किए जाने की जो एक्सपीडियंसी जरूरत है उसे चेक करें, नो, ये नहीं। शाहजहांपुर में एसडीए का गठन होना चाहिए था या नहीं, ये नहीं तय करेगा। नगर निगम बनना चाहिए था या नहीं, ये नहीं तय करेगा। हां, आपने तय किया नगर निगम बनाएंगे, फिर जिस ढंग से बनाएंगे उस ढंग से बनाया या नहीं ये चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो करेक्टिव जुरिडिक्शन है, एक्सपीडियंसी चेक नहीं हो सकती, लेकिन जो तरीका है उसको चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। तो आप 136 और 226 बिल्कुल अलग जुरिडिक्शन दिखाई देने लगता है। वहां सरकार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, व्यक्ति से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और यहां व्यक्ति, सरकार और प्राधिकारी तीनों से ताल्लुक हो गया। लेकिन 226 अपीलेट जुडिक्शन नहीं है, करेक्टिव जुडिक्शन है, सुपरवाइजरी जुडिक्शन है। इसलिए यहां व्यक्ति के या सरकार के या प्राधिकारी के कार्यों की अपील नहीं जा रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव जुडिक्शन का प्रयोग करके उन्हें करेक्ट किया जा रहा है। 227 यह भी सुपरवाइजरी जुडिक्शन है, इसलिए 226 और 227 के बीच अंतर ज्यादा महत्व का हो जाता है, और आपसे अक्सर यही अंतर कराया जाता है। तो पहली चीज तो 227 की भाषा अपने आप अंतर बता रही है। सबसे पहला अंतर तो यही आ गया कि आपका 227 में आप पढ़ेंगे दो का, खा और गा, यही अंतर स्थापित कर देगी 226 और 227 के बीच। 226 227 के बीच क्या कह रहा, सबसेक्शन 2 में पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकेगा, ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा, निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा, और किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकेगा। और सबसेक्शन 3 देखें, उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि व्यवसाय करने वाले अटॉर्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होंगी, ठीक है ना। परंतु खंड 2 या खंड 3 के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्रारूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगी, और इसके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, ठीक है। और सबसेक्शन 4 रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो 2 और 3 एक अंतर रिट जुडिक्शन से ऑटोमेटिकली स्थापित कर रहा है, और वो अंतर क्या आ रहा है, वो अंतर आ रहा है कि 226 में नियम निर्माण की शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं है, लेकिन 227 में नियम निर्माण की शक्ति है, ये उनके पास है। और इस शक्ति पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ इतना कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से वो असंगत नहीं हो सकते, क्योंकि विधायिका की शक्ति विधि निर्माण के क्षेत्र में है, स्वयं संविधान द्वारा सर्वोच्च घोषित की गई है। तो अगर आप नियम प्रारूप ये निश्चित कर रहे हैं तो वो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत नहीं हो सकते, उन्हें तत्समय प्रवृत्त विधि से या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों से संगतता ये बनानी होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। तो वो बात वहां कही गई है कि असंगत नहीं हो सकते, और सुपरविजन की शक्ति में यह निहित है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो प्राधिकारी और वो हैं न्यायालय,
वहां जितने अधिवक्ता, शेरिफ, अटॉर्नी, प्लीडर ये सब काम कर रहे हैं, वो कितनी फीसें लेंगे उनका मापमान वो निश्चित कर सकते हैं। करेंगे ही ये नहीं है, कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर कि सम्मन जा रहा है तो कैसे, ठीक है, रजिस्टर पर नोट होना चाहिए, नहीं प्रोसेस रजिस्टर, ताकि ये पता लग सके कि किसको प्रोसेस भेजा गया, तामील होकर आया नहीं आया, आदि आदि। जो विभिन्न प्रकार के रजिस्टर हैं वो किस प्रारूप में, किस फॉर्म में रखे जाएंगे, उनमें कितने खाने होंगे, कितने पेज होंगे, पेजों पर नंबरिंग होगी नहीं होगी, आदि आदि विषय वो तय कर सकेंगे। ये अधीक्षण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसके कारण से उन्हें सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि और उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त हो गई, ये नहीं समझा जाएगा। ठीक है, सशस्त्र बल उनका मामला अलग होता है, और इसलिए नहीं कि कुछ विशेष होते हैं या सुपरमैन होते हैं। आपकी ये बड़ी आदत है, आपको जैसे ही कहा जाता है फला का मामला अलग है, वैसे आप ये मान लेते हैं कि जिसका मामला अलग किया गया है वो शायद कुछ सुपरमैन है, जबकि ऐसा नहीं होता। मामला अलग जरूरत के कारण किया जाता है। सशस्त्र बलों को वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती जो आपको दी जा सकती है, क्योंकि उन्हें वो सुविधाएं देते ही उनमें अनुशासनहीनता फैलेगी, और उनके बीच अनुशासन का बना रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत उन्हें हर प्रकार के फंडामेंटल राइट्स देने के। इसलिए उनके संबंध में जो अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं। इसलिए वहां सुपरविजन की नॉर्मल अधिकारिता उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के प्रभाव से आ जाए, ऐसी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन उनको हो सकता है जिस विधि में उनका गठन हुआ हो उसके अंतर्गत ही उच्च न्यायालय को उन पर अधीक्षण की अधिकारिता दी गई हो, तो 227 के प्रभाव से नहीं, किंतु उस विधि के प्रभाव से उनमें अधीक्षण की अधिकारिता हो भी सकती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 227 के प्रभाव से उन्हें वो अधिकारिता प्राप्त हो गई है सशस्त्र बलों द्वारा, या सशस्त्र बलों के से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत जिस अधिकरण का गठन हुआ उस पर यह नहीं माना जाएगा। तो आप देखेंगे ये अंतर तो जब आप बेयर रीडिंग करते हैं तभी 226 और 227 में ऑटोमेटिकली दिखने लगता है, और बाकी अंतर आप देखेंगे तो 226 और 227 के बीच सबसेक्शन 1 को पढ़ेंगे तो भी अंतर दिखाई देगा। 226 किसके विरुद्ध उपलब्ध है? 226 उपलब्ध है व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार, और यहां किसके विरुद्ध उपलब्ध है? क्या कहता है? प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। सुपरवाइजरी इन नेचर वो भी है, सुपरवाइजरी इन नेचर ये भी है, और सुपरवाइजरी इन नेचर अपील और रिवीजन भी होते हैं। इसका मतलब यह भी आ गया कि 226 हो या 227, इन अधिकारिताओं का प्रयोग तभी होगा जब अपील और रिवीजन न हो। और इसका मतलब यह भी आ गया कि अगर अपील और रिवीजन है तो जरूरी नहीं कि इस अधिकारिता का प्रयोग नहीं ही होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, ये स्टैट्यूटरी पावर्स से शासित नहीं हो सकती। लेकिन फिर नॉर्मली नहीं होगा, एक्सेप्शनली होगा। हमने फिर कहा कि प्रश्न क्षेत्राधिकार का नहीं होगा, प्रश्न विवेक का होगा उन दशाओं में, ठीक है ना। फिर नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली सिचुएशन यही है कि जब 226 और जब अपील और रिवीजन न हो तो 226 और 226 तीनों के खिलाफ, व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार, यहां केवल न्यायालय और अधिकारी, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि वहां रिट जारी करने की शक्ति दी गई, कोई आदेश, कोई निर्देश और कोई रिट जो 5 प्रकार की रिटों की प्रकृति की हो उनमें से कोई भी जारी की जा सकती है। इसका मतलब जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये निकले जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। और अधीक्षण संबंधी अधिकारिता में अधीक्षण करने के लिए जो कुछ उचित हो सब किया जा सकता है।
यह भी महत्वपूर्ण फर्क हो जाएगा। यानी वहां उच्च न्यायालय सिर्फ इतना बताएगा कि वॉट एवर यू हैव डन दैट इज रॉन्ग, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आदेश निर्देश या रिट, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 226 स्वयं वर्णित कर रहा है कि व्हाट कैन बी डन बाय द हाई कोर्ट इन केस any fundamental right or any other legal right has been violated by a person, authority or government. And that article has said that the Uच्च न्यायालय, the High Court may issue any order, instruction or writ in the nature of mandamus etc. ठीक है ना, वहां स्वयं बता दिया। और यहां उन्होंने कहा अधीक्षण संबंधी अधिकारिता होगी। यानी 227 ज्यादा सामान्य शब्दों में, ज्यादा जनरल लैंग्वेज में अधीक्षण की अधिकारिता दे रहा है। और जब ज्यादा जनरल लैंग्वेज में दे रहा है तो इसका मतलब कम प्रतिबंध लगा रहा है। सामान्य भाषा का मतलब कम प्रतिबंधों का अधिरोपित किया जाना ही होता है। तो कम प्रतिबंध अधिरोपित कर रहा है, अधिक प्रतिबंध नहीं लगा रहा, और वह सीमित अधिकारिता दे रहा है। आदेश, रिट या निर्देश, बस। तो इसका अर्थ यह निकल आया कि 227 इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीक्षण के लिए जो कुछ जरूरी हो वो सब कर सकता है। अगर यह जरूरी है कि संबंधित न्यायालय या अधिकरण के निर्णय को खंडित करके उसके स्थान पर स्वयं निर्णय कर दिया जाए मामले का, यह भी कर देगा। अगर यह जरूरी है कि गाइडलाइंस दे दी जाए कि आप निर्णय इसके अनुरूप करेंगे, यह भी कर सकता है। लेकिन अगर 226 की अधिकारिता का प्रयोग किया तो सिर्फ आदेश, निर्देश या रिट, इसका मतलब सिर्फ खंडित करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। बाकी कहेगा आप डिसाइड करो। अब चूंकि दोनों अधिकारिताएं उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है और उन्हें यह ताकत भी है कि वो बिना यह बताए कि हम 226 की अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं या 227 की अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकते हैं। क्योंकि 227 में अधीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कोई विशेष तरीका यह नहीं बताया गया। इसका मतलब वो उस तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो तरीका 226 में है, और अन्य किसी तरीके का इस्तेमाल करना उचित समझे, जैसे नियमों का निर्धारण, प्रारूपों का निर्धारण, फीसों का निर्धारण, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। इसके मतलब सर्चरियो प्रोविजन, मंडमस, ये 226 में अगर जारी की जा सकती हैं तो 227 में सर्चरियो और प्रोविजन ये जारी की जा सकती हैं। मैंडमस, हैबियस कॉर्पस और को वारंटो इसलिए नहीं है, या इन द नेचर ऑफ को वारंटो, मैंडमस और हैबियस कॉर्पस इसलिए नहीं क्योंकि ये रिटें सामान्यतः व्यक्ति और सरकार इनके विरुद्ध जारी होती हैं। इसलिए 227 में उनकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति और सरकार पर जुडिक्शन वो है ही नहीं। यहां जो जुडिक्शन है वो किस पे? न्यायालय और अधिकरण पे। और वहां न्यायालय और अधिकरण के विरुद्ध जब भी जारी होता है तो सर्चरियो या प्रोविजन। इसका मतलब सर्चरियो और प्रोविजन के सहित अधीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जो भी रिट उच्च न्यायालय जारी करना चाहे वो 227 में जारी कर सकता है। गाइडलाइन पास करना चाहे वो कर सकता है, और स्वयं निर्णित करना चाहे तो वो भी कर सकता है, जो कि 226 में नहीं कर पाएगा। तो मुख्यतः अंतर क्या निकल कर आया? एक, ये जुडिक्शन 227 का सिर्फ न्यायालय और अधिकरण पर है, वो व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार पर है। सुपरवाइजरी इन नेचर दोनों है। वहां कोई आदेश, निर्देश या रिट इंक्लूडिंग दोज 5 रिट्स, ठीक है, जारी की जा सकती हैं। यहां दोज 5 रिट्स को में से सिर्फ 2, प्रोविजन और सर्चरियो, इसके अलावा अन्य कोई भी चीज ये जारी हो सकती है। तो 226 और 27 प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, ठीक है, जब व्यवहार में देखते हैं तो चूंकि वही बात
कि दोनों अधिकारिताएं उच्च न्यायालय में हैं और उन्हें ये बताए बिना कि वो किस अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकारिता का प्रयोग करने का हक है, तो प्रैक्टिकली हमें इनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। लेकिन एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम दोनों अनुच्छेदों का विश्लेषण करते हैं तो अंतर एकदम क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो 226 और 227 के बीच आपसे अक्सर फर्क कराया जाता है और फर्क यही है। ठीक है, ये आपका ये रहा। और रिट जब जारी होती है तो उच्च न्यायालय किन किन बातों का ध्यान रखता है और लोअर जुडिशरी यानी जिले में न्यायपालिका की क्या स्थिति, इस पर कल बात करके ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आगे फिर देखेंगे।